नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। रीज़न क्या है तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन, मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने एक फैसला लिया है और फैसला लेते हुए राज्य के अंदर 4 कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी थे, आप लोग भी लड़ते हैं ना, आजकल जंग चल रही है ज़िंदगी से सरकारी नौकरी लेने की, पर इन्होंने क्या किया, जो सरकारी नौकरी पे 4 कर्मचारी थे, उन 4 कर्मचारियों को एक आदेश दे करके अपने पद से ही बर्खास्त कर दिया है। कह दिया कि आपको अब काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, सेवाएँ खत्म, अब आप घर पे आराम कीजिए। तो एक बड़ी बात है अपने आप में। और जो 4 लोग हैं ना, वो 4 लोग अलग-अलग जगह काम करते हैं और उसके बावजूद इनको एक ही आदेश से अपने पद से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो यह सब कुछ उन्होंने काम किया है और जो इन्होंने इसके लिए आदेश दिया था, यानी कि जो रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट दिया था, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में इन्होंने जो रीज़न दिया है, कारण यह बताया है कि ये चारों लोग जो हैं, यह जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, यानी कि आने वाले समय में राज्य कोई बड़ा खतरा उठा सकता है इन लोगों की वजह से। तो ऐसे लोग सेवा में तो कभी नहीं रहने चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, इसी वजह से इनको यहाँ से मुक्त कर दिया है। हालांकि इनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अभी कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर इनको मुक्त कर दिया है। क्लियर है बात? तो कौन है ये 4 कर्मचारी, क्या है इनके ऊपर आरोप, और क्या किसी सरकार को यह अधिकार है कि सरकारी कर्मचारी को पद से ही हटा दे? मामला समझते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न आप लोग देख लें। इस प्रकार का एक प्रश्न आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती है। यदि आंसर पहले से पता है तो बस कमेंट कर दीजिए, इतना ही आपने कार्य करना है। बाकी प्रश्नों के जवाब बीच बीच में मैं आपसे मांगूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा। चलिए, अब जो निर्णय लिया गया है राज्य के उपराज्यपाल साहब के द्वारा, मनोज सिन्हा साहब के द्वारा, वह पूरा निर्णय स्पष्ट है कि उन्होंने उपयोग किया है यहाँ संविधान के अनुच्छेद 311 का। पर संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को अपने पद से कब हटाया जाएगा, कब उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाएगा, या उसकी जो रैंक है उसकी रैंक को कब घटाया जाएगा। जनरली लोग प्रमोशन की चाहत करते हैं, पर डिमोशन मिल जाए तो दुख होता है। तो लेकिन इसमें सब बात बताइए कि प्रमोशन के अलावा डिमोशन कब होगा, सेवाएं कब खत्म होगी, सस्पेंड कब किया जाएगा, हर एक बात यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल 311 में क्लियर कर रखी है। तो देखिए, जिन 4 लोगों की सेवाएं यहाँ पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं, उसमें नाम शामिल है डॉक्टर निसार अल हसन का। यह जो हसन साहब हैं, यह अपने राज्य की डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आज के समय में, हालांकि अब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब्दुल माजिद भट्ट जो है, यह एक पुलिस कांस्टेबल थे, इसके पद से इनको मुक्त कर दिया है। इसके अलावा एक और व्यक्ति फारूक अहमद मीर, यह शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, इनको भी यहाँ से मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा अब्दुल सलाम राथर, यह एक प्रयोगशाला को संभाला करते थे। तो यह वो 4 व्यक्ति हैं जिनको इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए राज्य के अंदर उपराज्यपाल ने पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि चारों लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, बट इनके ऊपर ऐसे क्या एलिगेशंस थे जिसकी वजह से इन्हें पद से हटाया गया। तो देखिए, इनके ऊपर लगाए गए एलिगेशंस में शामिल है कि ये पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को सहायता प्रदान कर रहे थे। जो भी सहयोग कर सकते थे भारत की तरफ से, यह वो सहयोग पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए कर रहे थे। यानी कि मेनली देखा जाए तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं भारत सरकार के, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के लिए। इसके अलावा यह इन आतंकवादी संगठनों को या इसके आतंकियों को रसद भी मुहैया करा रहे थे। इसके अलावा यह भी देखा गया कि इन्होंने राज्य में कई बार कुछ लेख लिखे या आपसी लोगों से बातचीत की, तो उसमें इन्होंने जो विचार शेयर किए वह आतंकवादी विचार थे, और यह राज्य में रहते हुए आतंकवादी विचारों का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। यानी कि एक प्रकार से इन आतंकवादी संगठनों के एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे राज्य में, और इन सब तक पैसा पहुंचा रहे थे। साथ साथ राज्य के अंदर अलगाववादी एजेंडे को यह आगे बढ़ा रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, यह सब काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक्टिविटीज थी, यह भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के पक्ष में नहीं थी, और आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्य के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकते थे। इसी वजह से राज्य के अंदर अब यह निर्णय ले लिया गया है और इन सबको मुक्त कर दिया गया अपने पद से। क्लियर है बात? हालांकि यह जो मामला है अपने आप में बहुत ही संगीन है, ऐसा कहीं भी भारत में कभी नहीं होना चाहिए। हालांकि इनको पद से मुक्त किया गया। इसके अलावा अधिक सजा क्या होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बता सकते हैं कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। क्लियर है बात? लेकिन अब हमें समझना है कि संविधान हमारे लिए क्या कहता है। अभी इन्होंने जिस अनुच्छेद का उपयोग किया है, वह अनुच्छेद मुख्य रूप से है 311(2)(c)।
ठीक है, तो यह जो अनुच्छेद 311(2)(c) है, आपको याद रखना है। इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पर क्या बताया गया, तो देखिए अनुच्छेद 311(2)(c) में यह कहा गया है कि कभी भी राज्य के अंदर जो आपका हेड है, चाहे प्रेसिडेंट है या फिर जो उपराज्यपाल है या राज्यपाल है, अगर वो यह पाता है कि आप राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जांच के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, आपको कभी भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा और एक बस आपको स्टेटमेंट आदेश दिया जाएगा और आदेश देते हुए कह दिया जाएगा कि आप अपने पद से मुक्त हैं। देखिए आप लोग को इस साइड यह जो एक फोटो दिख रही होगी, यह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हम लोग पढ़ने में यूज करते हैं, यह वहीं से ही लिया गया है। तो देखिए यह मेनली बात की गई है यहाँ सारी की सारी आर्टिकल 311 और इसके अंदर 3 पार्ट है, इसका पार्ट 1, भाग 2 और देखिए भाग 3, यह तीनों इसके भाग हैं और आप लोग को पता होना चाहिए अब कि इसके तीनों भागों में क्या कहा गया, एग्जाम के लिए बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, और इसी का प्रयोग करते हुए, ऐसा नहीं है कि पहली बार यह निर्णय लिया गया हो, इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए अगर हम स्थिति समझें तो अप्रैल 2021 से अब तक राज्य में 55 से अधिक कर्मचारियों को बेदखल कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है अपने पद से, और सबके लिए रीजन यही दिया गया है कि आप राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गए, इसलिए जरूरी है कि आप अब राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को अपनी सेवाएं ना दें, आप इससे मुक्त रहें। क्लियर है सारी की सारी बात आप लोग को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 311 के तहत कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि बात क्या है कि आपको कहा जाएगा कि आपको कब डिसमिस किया जाएगा, आपको पद से कब रिमूव किया जाएगा या आपकी रैंक में कब रिडक्शन किया जाएगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा कोई भी काम होना है तो यह काम केवल वही अधिकारी करेगा जिसके द्वारा आपको नियुक्त किया गया है। जनरली अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टेट में? गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सेंटर से प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट्स की जाती है। यह हम देखते हैं इस पूरे मामले के अंदर। क्लियर बात है सारी की सारी? तो इसके अंदर जो शामिल है वह कौन कौन शामिल है, तो देखिए इसमें शामिल किया गया है अभी संघ के सिविल सेवकों को, अखिल भारतीय सेवा वाले सेवकों को, राज्य की सिविल सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों को, और संघ या राज्य के अधीन कोई भी अगर आपने सिविल पद लिया हुआ है तो वह व्यक्ति, इन सब को शामिल किया गया है। और इन सभी के साथ उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, उनको निष्कासन दिया जाता है या उनकी रैंक में कमी की जा सकती है। यह बात अनुच्छेद 311 में स्पष्ट की गई है। चलिए, इससे जुड़ी हुई बातों में हमें यह भी पता लगता है कि इसका जो अनुच्छेद 311(1) है वो साफ साफ यह कहता है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी ही किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाएगा या उसकी रैंक में कमी करेगा, इसके अलावा यह अधिकार किसी और के पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अनुच्छेद 311(2) है यह अपने आप में विशेष है। यह कहता है कि मान लीजिए अगर कभी किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर या सरकारी कर्मचारी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि एक जांच की जाए, और जब कभी भी जांच होगी तो उस जांच के अंदर पहले उस व्यक्ति को उसके ऊपर लगे हुए आरोपों की सूचना दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं, जब उसको यह सूचनाएं दी जाएंगी तो उसको मौका दिया जाएगा कि वह अपने विचार भी प्रस्तुत करे, बताए कि उसने कोई काम किया तो किस स्थिति में किया, क्या कारण उसके लिए उत्तरदायी थे, हर एक बात उसको बतानी रहेगी। उसके बाद जो बेंच रहेगी, जो बोर्ड बनेगा, वह अंतिम निर्णय लेगा कि ठीक है क्या व्यवहार करना है या क्या नहीं करना है, अंतिम निर्णय उसके पास में। इतना क्लियर है आप लोग को? तो यह अनुच्छेद 311(2) में कहा गया। हालांकि एक इसमें बात यह भी कही गई है कि जांच कब नहीं होगी, यानी कब आपको जांच का पालन नहीं करना है, कब आप व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार नहीं देंगे, उसको अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देंगे, यह भी बात इसी के अंदर कही गई है। तो अनुच्छेद 311(2) के अंदर 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी, इनमें सारी बात की गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक आरोप है तो उसके ऊपर आपराधिक मामला अलग चलेगा, न्यायालय में चलेगा और वहां उसकी दोष सिद्धि होगी। तो देखिए ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है तो राज्य सरकार या जो भी व्यक्ति है जिसको अधिकार मिला हुआ है, जिसने नियुक्ति की है, गवर्नर है, राष्ट्रपति है, वो उससे कोई बातचीत करेगा ही नहीं। आपको कोई बातचीत नहीं करनी है, सीधा बोल देना है कि ठीक है अब कल से आप नहीं आएंगे काम पर। क्लियर बात है? ये बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 311(2)(a) के अंदर। ठीक है, आपराधिक आरोपों में दोषी पाए जाने पर आपको सुनवाई का अधिकार, जांच का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं दूसरी स्थिति है अनुच्छेद 311(2)(b). इसमें कहा गया है कि मान लीजिए आपका कोई बड़ा अधिकारी है और वह अधिकारी यह बात पहले ही सुनिश्चित कर चुका है कि आप किसी मामले में दोषी हैं, यानी कि आपको या तो पद से हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए या फिर रैंक में कमी करनी चाहिए। ये आपका अधिकारी पहले ही मान चुका है कि आप इसी काम के योग्य हैं, आपने जो काम किया है आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी कोई जांच नहीं होगी, जांच नहीं की जाएगी और
यहाँ जो मुख्य दायित्व है वह उस अधिकारी के ऊपर आ जाएगा। हालांकि उस अधिकारी का जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी रीजन होगा, जो भी बातें होंगी, उन सभी को लिखित रूप में पहले इकट्ठा किया जाएगा, दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाएगा, ताकि हमें पता हो कि आपके साथ ये व्यवहार क्यों हो रहा है। क्लियर है बात? तो यह बात हो गई 311(2)(a) और 311(2)(b) की। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इसके अलावा 311(2)(c) भी है। यहां पर किसको अधिकार है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रत्यक्ष अधिकार मिला हुआ है कि अगर यह कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी के लिए यह मानते हैं कि यह व्यक्ति हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए, उसके हितों के लिए खतरा है, उचित व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह बिना किसी जांच के, बिना कोई बातचीत के उस व्यक्ति को कोई अवसर दिए बिना पद से हटा सकते हैं या उसकी रैंक में कमी कर सकते हैं। यह सब अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे दिया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए इन 4 व्यक्तियों को हटा दिया है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 311(3). तो देखिए यह अनुच्छेद अपने मामले में खास है। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद एक अधिकारी के पास अधिकारों को सीमित कर देता है, उसको ही सारे अधिकार दे देता है। मान लीजिए हर जगह पे यही होता है कि एक सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है और उसके नीचे अन्य अधिकारी काम कर रहे होते हैं। तो देखिए किसी मामले में जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और आगे का निर्णय क्या होना चाहिए, यह सब जिम्मेदारी आ जाती है इस अधिकारी के पास में। तो यह जो अधिकारी है, यह अधिकारी इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए यह बता सकता है कि इस व्यक्ति के मामले में जांच होगी या जांच नहीं होगी। इसने कहा जांच होगी तो होगी, कह दिया कि नहीं होगी तो जांच नहीं होगी। और इस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो भी वाक्य होगा, जो भी स्टेटमेंट यह देगा, वो अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा। अगर ये कहेंगे जांच करनी चाहिए तो होगी, वरना जांच नहीं होगी। यह क्लियर है? तो इसलिए अनुच्छेद 311(3) भी खास है। और आप लोग को याद रखना है कि यह किसके लिए है? बर्खास्त करने के लिए, पद से हटाने के लिए और रैंक में कमी करने के लिए। ठीक है, तीनों बात समझ गए, कहां कहां किस किस को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, ये भी समझ गए। इतना क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां पर कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब आप लोग यह बताएंगे कि जो यह काम किया गया है उपराज्यपाल के द्वारा वो सही हुआ है या गलत। निर्णय आप अपनी तरफ से, आपके जो विचार हैं वह कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हालांकि शुरुआत में एक प्रश्न जो आपको दिखाया गया था वह यह प्रश्न था। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर होगा सब चीज, तो जल्दी से बस आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर बाद में दोबारा मुलाकात करते हैं हम लोग आगे इस वीडियो के बाद, इस टॉपिक के बाद। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, उसका आंसर भी आप लोग को वहीं दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बाकी साथियों तक जरूर शेयर करें। कमेंट आंसर किए बिना नहीं जाना है किसी व्यक्ति को। हालांकि आपको चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर भी बता दिया जाए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही रहा होगा। कहीं कुछ डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।